साथियों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका जोश कम हो गया है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। पेरेंट्स के लिए भी है, लेकिन जो सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि अब हमें किस तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है, क्या हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पर, तो आप शांति से देखेंगे, क्योंकि जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा हम बेमतलब की बातें डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को नोट डाउन करें और अपनी तैयारी में विशेष तौर से इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो प्लीज़ 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 इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस पूरे कंटेंट को लिख लें शांति से, ठीक है। चैट हम अब ऑफ कर दे रहे हैं ताकि आप शांति से सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दे सकें और बेमतलब की डिस्कशंस ना हो। लास्ट में आई विल डिस्कस ऑल योर इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पूरा शिद्दत से देखना, समझना और उसका प्रयास करना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, ऐसा कुछ कंटेंट है। तो ये हमारे पास में है, लेट्स सी रैंकर्स स्ट्रेटेजी फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली, ठीक है। शांति से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि रैंकर्स क्या अलग करते हैं। क्या रैंकर्स पैदा होते हैं कि बनाए जाते हैं, या आज हम जीएसबी के ओरिएंटेशन की बात करें, दैट इज अ गारंटीड सिलेक्शन बैच, राइट। तो भाई सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट और एनडीए की फाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट वर्सेस एनडीए, ये हम कह सकते हैं एनडीए वर्सेस गवर्नमेंट। ये इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ पाए कि पेपर किस स्तर का होने जा रहा है और हम ऑफलाइन में किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और ऑनलाइन में किस तरीके से चीज़ें होने वाली है। सारी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 2025 का जो पेपर हुआ वो एनटी की तरफ से 2025, हालांकि वही बात हो गई। अब फिर एमपी हाई कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि भाई आप जो है वापस कराओ। ये नीट का रीत रहा है कि परीक्षा नीट की है तो 2 बार होगी, एक बार सेंटर कराएगा, एक बार कोई ना कोई स्टेट कराएगा। इस बार भी आप देख रहे हैं। खैर, एनडीए ने, मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज इसको लिखिएगा शांति से और अपनी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आप इसको शांति से देखिएगा और अपने बच्चे को समझाइएगा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। पेपर जैसे ही टफ आया, आपने देखा पेपर टफ आया। मैं इस बार जितने एस्पिरेंट से बात कर रहा हूं, मोस्ट एस्पिरेंट्स आर नॉट विलिंग, वो इंटरेस्टेड नहीं है तैयारी करने में। अब उनका जज्बा खो चुका है कि हे पार्थ धनुष उठाओ, बाण चलाओ, उनकी बस की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप ही उठा लो, आप ही चला लो, हाँ हमको माफ करो। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं एस्पिरेंट्स के लिए, दोज हु आर सीरियस, जो अपने एंथुसियाज्म के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत बुरे हालात हैं एस्पिरेंट्स की मेंटल स्टेट के, लेट मी बी वेरी क्लियर, और वो हर जगह पर है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एस्पिरेंट्स की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। सीटें फिर बढ़ेंगी, फिर आप, एक्चुअली में होता यही है ना, बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, एक टाइम के बाद में वो थक जाता है कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब 2025 वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम काट रहे हैं, और वो एक पूरे साल को 1 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर उन्हीं के यूट्यूब पर कमेंट रहेंगे कि सर 2 महीने में क्रैक हो सकता है क्या, 3 महीने में क्रैक हो सकता है क्या, 4 महीने में क्रैक हो सकता है। एंड दैट इज शेयर क्रैप। मेरा सेकंड ड्रॉप में हुआ था, और बहुत सारे एस्पिरेंट को सीरियस तैयारी करने की जरूरत होती है। 11वीं 12वीं 2 साल का सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एंथुसियाज्म खत्म है तो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, लोग तो सेलेक्ट होंगे। अब एनटीए ने इस बार क्या किया, एनटीए ने पेपर टफ दिया, और एनटीए पर इस बात के एलिगेशंस नहीं लगे कि आपने पेपर लीक करवा दिया। हाँ, कुछ जगह से एलिगेशंस आए हैं कि बच्चों की बाद में ओएमआर शीट भरवा दी गई, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन टफ पेपर देने से एनटीए को कहीं ना कहीं एक शाबाशी मिली कि बढ़िया हुआ। बहुत सारे ओल्ड डॉक्टर्स ने, विशेष तौर से एम्स वाले लोगों ने कहा कि बढ़िया है, आपको इसी स्तर का पेपर करवाने की जरूरत है, क्योंकि आप डॉक्टर्स बना रहे हैं, आपको कबाड़ी नहीं बना रहे।
और डॉक्टर्स की इंटेलिजेंस इस लेवल की होनी चाहिए कि वो टफ हालात में, कि वो एंजियोप्लास्टी करने जा रहे हैं, उन्होंने रिपोर्ट में देखा कि एक ही आर्टरी में ब्लॉकेज है, बाद में उनको पता चला कि यार 3-4 आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द टफ सिचुएशंस। लेकिन सरकार के पास शिकायतें पहुंच गई, गवर्नमेंट के पास शिकायतें हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमने ये सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना कोचिंग के ऐसी नीट परीक्षा को देना संभव नहीं है, जबकि हमने एनडीए को ये बहुत क्लियरली कहा था कि अगर बच्चे किसी भी स्टेट के हो वो इस तरीके से तैयारी कर पाए, ये जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं वो भी एनफ होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। आपने देखा होगा रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने बोल दिया, साउथ के कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं कि हम सेपरेट करवा लेंगे, हमको नीट से मतलब ही नहीं है। तो गवर्नमेंट इंटीग्रेट रखना चाहती है कि हम एक ही परीक्षा करवाएं, ठीक है, तो वो इजी की तरफ जाना चाह रही है। मतलब अब कुल मिला के बात ये हो रही है ना कि गवर्नमेंट पुश कर रही है कि हम चाहते हैं इजी पेपर, गवर्नमेंट इज सेइंग कि इजी हो। एनटी को स्वाद आ गया कि एनटी कह रहा है कि टफ हो। तो भाई अब दोनों की लड़ाई में कौन जीतेगा मुझे नहीं पता। मैं ये सेशन टफ और इजी दोनों को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट कर रहा हूं। जो विश्वास बैच के बच्चे हैं वो भी इसको शांति से देखें, जो जीएसबी के हैं वो भी इसको शांति से देखें और समझें कि किस तरीके से चीजें हो रही है। ठीक, ये होपफुली ये रिसेंट न्यूज है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। आई होप आप सभी ने ये देखा होगा कि कितने मुश्किल है, गवर्नमेंट इसकी पड़ताल करना चाह रही है, वो इंटीग्रेट करना चाह रही है पूरे के पूरे भारत को, राइट। अब क्या, तो सर अब आप क्या कहते समझते हैं, अब मैं क्या कहता हूं, एक बहुत ही बेसिक डेटा आपको देता हूं। मान लेता है कि you are a serious aspirant, you are a serious aspirant। ये मेरी जिंदगी में मोस्ट इनोवेटिव सेशन में आप लोगों के सामने ले रहा हूं और मैंने कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर करी है जो मैं यहां रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर से बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी जो टॉप रैंक कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे एम्स में पढ़ते हैं उनसे बात करी, बहुत सारे टीचर से बात करी, एक डेटा निकल के आया। क्या डेटा था कि मान लेते हैं एक जेई का बच्चा है, एक जेई एस्पिरेंट। हमारे इस बार जेई में 14 में से 4 बच्चे, हमारा पहला बैच था जेई का, सेलेक्ट हुए हैं। किसी को आईआईटी दिल्ली मिला है, किसी को आईआईटी मंडी मिला है, और मैं लिख के दावे के साथ में कह सकता हूं कि जितनी मेहनत नीट के बच्चे करते हैं जेई वाले नहीं करते। माफ करिएगा, हो सकता है जेई वालों को बुरा लग जाए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उन जेई वाले बच्चों को पढ़ा है, उनका स्तर मैं जानता हूँ। 150-200 नंबर में तो आप टॉप आईआईटी में जाओगे, ठीक है, यहाँ कुछ होता ही नहीं। तो अगर उस जेई एस्पिरेंट को आप मात्र और मात्र 25 से 30 सालों के पीवाईक्यूज, क्योंकि अब ये जो शब्द बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जेई का स्तर साल दर साल गिर रहा है। आप जे एडवांस 2025 को देखेंगे, 24 को देखेंगे, मतलब 17 के बाद से स्तर लगातार गिरता जा रहा है, ठीक है। कुछ आजकल लोग बाग हैं वो एक 17 वाला जो एक क्वेश्चन है वो लेके घूमते रहते हैं, उसी की रील्स बस घुमाते रहते हैं, तो स्तर गिर रहा है। ये कहा गया कि 25 से 30 सालों के पेपर अगर मैं किसी जेई एस्पिरेंट को करवा दूं तो पेपर इतना स्टैटिक रहता है कि उस बच्चे का, जिसने जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन कर लिए हैं, टॉप रैंक सुनिश्चित है, टॉप 100 सुनिश्चित है। मेरे 2 भाई जेई में हैं, मतलब उन्होंने जेई क्रैक किया है। एक ने आईआईटी खड़गपुर से माइनिंग सेफ्टी में बीटेक किया है, अक्षय कुमावत नाम है उसका। एक सुवीर कुमावत है, उसको आईआईटी मंडी में भी सिविल मिल गया है, सिविल ही उसको लेना था, उसका ड्रीम ब्रांच था। हाँ, इन दोनों का सिलेक्शन मैंने करवाया। मतलब हमारे घर में जितने आईआईटी से जितने डॉक्टर्स हैं सब लोगों को कहीं ना कहीं मैंने टीच किया है। अब बात क्या है, मतलब ये सुनिश्चित है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए, समझते हैं भाई। क्यों मैं ये सोचूं कि मेरी परीक्षा 3 मई को है, ये थिंकिंग क्यों कि मुझे तो 3 मई 2026 को परीक्षा देनी है और मेरे पास कम से कम 300 दिन का समय है और अभी मैं आराम कर सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। एक कहानी सुनाता हूं। सोनू नाम का एक लड़का था, उसको गांव में रहने वाली किसान की बेटी से प्रेम हो गया। वो किसान की बेटी से मिलने जाने लगा गांव में, गांव वालों को बात पता लग गई।
एक दिन लड़की के पिताजी को ये बात पता लगे कि यार कोई शहर से एक आदमी आता है, मेरी बेटी से मिलता है। तो पिताजी ने उस बेटी को बुलाया कि बेटी मैं तेरा विवाह कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी एक शर्त है। सोनू को बोलना एक परीक्षा लूंगा, परीक्षा में पास कर गया शादी पक्की, फेल हो गया तो उसको बोलना कि अब जिंदगी में कभी गांव में शक्ल ना दिखाए। लड़की ने अगले दिन ये बात एंथुजियास्टिकली सोनू को बताया, क्योंकि सोनू तो रोज आ रहा है, उसकी अटेंडेंस 100% है, कोविड में क्लासेस लग नहीं रही है, सोनू गांव में पहुंच गया। लड़की ने बोला कि पिताजी परीक्षा लेने का कह रहे हैं। सोनू कॉन्फिडेंट है, मैं तो कोविड का स्टूडेंट हूँ, आज तक किसी परीक्षा में फेल नहीं हुआ, कौन सी परीक्षा है। सोनू पहुंच गया पिताजी के पास, छाती चौड़ी करके, मतलब ससुर जी के पास, कि बताओ क्या परीक्षा है। बोले बाड़े में चल। बोले बाड़े में चल, पल पीटोगे। बोले नहीं, एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा, किसी एक बैल की पूंछ पकड़ के रोक लेगा तो ब्याह पक्का, वरना नहीं। बोले ठीक है। उन्होंने पहला बैल छोड़ा, तो पहला बैल कुछ ऐसा था, AI इनबिल्ट था उसमें। तो सोनू को लगा कि यार तो बहुत खतरनाक लग रहा है, मेरी औकात से बाहर का है, आप देख सकते हैं इसको। बोले 3 आने, एक की पूंछ पकड़नी है, तीनों की पूंछ तो होगी, जाने दे, हट गया साइड में। बोले जाए यहाँ से। बोले मार मुरा देगा यार, शादी के चक्कर में जान के लाले पड़ जाएंगे। दूसरा बैल है वो ऐसा दिख रहा था। बोले यार तो फेफड़े पंचर कर देगा, इतना खतरनाक इसके सींग है, फेफड़े में घुसा दिया पंचर, आसपास पंचर की दुकान नहीं, मारा जाऊंगा, खेल खत्म। उसने बोला कि नहीं नहीं, तीसरा पकड़ूंगा, तीसरे बैल का वेट करता हूं, उसको पकड़ूंगा। तीसरा बैल आया, वो ऐसा था। सोनू बहुत खुश हुआ कि मेरे जैसा ही है, पीछे गया पूंछ पकड़ने के लिए, फटाफट भागते हुए पीछे पहुंचा। वहां जाके देखता है तो उसके पूंछ ही नहीं है। तो यही जिंदगी है ना। आप ये सोचते हैं ना कि मेरे पास 300 दिन है, मेरे पास 300 दिन है, ये नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे। तो मुझे क्या टारगेट करना चाहिए? मुझे टारगेट करना चाहिए कि मैं, इस बात को ध्यान रखना, मैं बहुत सारे बच्चों को JEE मेन के फॉर्म भरवाता हूँ। फॉर्म आप भर सकते हैं, एडमिशन आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होगा, लेकिन फॉर्म भर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने क्या टारगेट किया? मैंने JEE मेन टारगेट किया कौन सा? जनवरी वाला, जिसमें तकरीबन आप बोल सकते हो कि 150 दिन के आसपास है, क्योंकि 3rd और 4th वीक में होता है। तो मैं ये सोच के चलूँ कि मेरे पास में 6 महीने, मैं ना सोचूं कि मेरे पास साल भर है, मेरे पास 300 दिन है, मई में परीक्षा है, पढ़ लेंगे। और मैं टारगेट करूं कि यार जब सर ने बोला है कि टॉप 100 में रैंक आ सकती है इस तरीके से, तो मैं इसमें क्यों ना 100% का टारगेट करूं किसी भी एक सब्जेक्ट में, 100% का किसी भी एक सब्जेक्ट में। और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आप में से कोई भी बच्चा अगर 100% इंश्योर कर सकता है, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत उसका सिलेक्शन नीट जैसे एग्जाम में रोक नहीं सकती, इतना पक्का है। तो हमें सोचना है कि हम टारगेट ये सोचें कि भाई मुझे तो जनवरी JEE मेन को फोड़ना है, टारगेट मेरे पास में ये मुझे कर लेने। अब जैसे मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ, ठीक है ना। ऑफलाइन में मैंने बच्चों को बहुत क्लियरली बोल दिया कि भाई ये 2 किताबें उनको दे दी है मैंने, जैसे वो एनरोल होते जाएंगे उनको मिलती जाएगी। अजमेर में स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन GSP, पहली बार है, फिर हिंदी मीडियम बंद कर दिया, जयपुर में नेक्स्ट वीक से। इन्फॉर्मेशन के लिए 72300855 ये नंबर है, मैं अभी उसको बता दूं। ये 2 किताबें दे दी। अब इन किताबों को सॉल्व करने के लिए बोल दिया। कैसे सॉल्व करना है कि बेटा आपको एक दिन केमिस्ट्री के 3 सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं, हर चैप्टर का 3 सवाल करना। क्यों? क्योंकि आपको तो लगता है ना कि आपको सब आता है, आपको तो, आप ऑलरेडी 400+ स्कोर कर चुके हैं, और मेरे को 300 मतलब 3 सवाल में अगर हर चैप्टर के करता हूं, मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में 25 चैप्टर है तो 75 क्वेश्चंस है, हर चैप्टर का होता जा रहा है, फुल सिलेबस में टच कर पा रहा हूं और साथ साथ में क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, अभी हम इनिशियली बेसिक पे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है बच्चा JEE मेन के सवाल तो नहीं कर पाएगा। अभी इनिशियल, जैसे मान लो ये केमिस्ट्री की वर्ड टू वर्ड है। कल अजमेर में ऑफलाइन में इसका टास्क दिया हुआ है। क्या टास्क है कि बेटा पर चैप्टर 2 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन करने, हर चैप्टर के 2 सवाल करने। तो अगर 30 चैप्टर हैं फिजिक्स में तो 60 क्वेश्चन हैं आपके पास, 60 सवालों के 240 नंबर हो गए, तो आपका 240 नंबर का टेस्ट हो गया। आपको हर चैप्टर उसमें टच करना। ये हम ऑफलाइन में करवा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया बहुत क्लियरली। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप नीट का जी आपको डाउनलोड कर ले। इन केस अगर वहां आप एनरोल नहीं है तो, और विश्वास वाले बच्चे भी GSP में एनरोल हो सकते हैं, बहुत एक माइन्यूट सा अमाउंट देकर। ये 723
000 और 8555 ये नंबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये मैंने काम कर दिया। मतलब मुझे सिस्टमेटिक होना है, मुझे ये नहीं सोचना कि मैं बाद में फोड़ दूंगा, बाद में कर लूंगा। बेटा बाद कभी नहीं आता। अगर आप ये सोचोगे कि मैं समय है, अभी बहुत बहुत टाइम है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इट विल नेवर हैपन। अब हम लोग ऑनलाइन जीएसपी वालों के साथ में क्या कर रहे हैं वो भी समझ लो शांति से एक बार। ऑनलाइन जीएसपी के साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके शुरू से ही हम लोग सीटीसी ले रहे हैं, यानी कि चैप्टर टू चैप्टर आप देख रहे होंगे, जो ऑनलाइन जीएसपी के बच्चे देख रहे हैं इसको। और वीकली एक एफएसटी हो रहा है, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट। उसका पूरा प्लानर, पूरा शेड्यूल आपके पास में मिल जाएगा बिल्कुल सिस्टमेटिकली, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास में चीज है कि मैं इससे मुझे क्या निकल के आया कि पेपर में बी इजी, पॉइंट नोट डाउन करते रहना, पेपर इजी भी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है। हम दोनों प्रकार के पेपर देंगे, हम दोनों तरह से बताएंगे कि इस पेपर में कितना स्कोर आना चाहिए था आपका। और अब मुझे टारगेट क्या करना है, मुझे जेई टारगेट करना है, मुझे नीट को टारगेट ही नहीं करना है। चाहे आप ड्रॉपर हैं, चाहे कंप्लीट ड्रॉपर हैं, चाहे पार्शियल ड्रॉपर है, आप ऑफलाइन आना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, सीक्वेंस ये रहेगा। ठीक है, आई होप सबसे पहली ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। देखो होता क्या है ना, मैं अभी रिसेंटली ऑफलाइन बच्चों से मिला मैं, जो टॉपर बच्चा होता है ना, टॉपर, मैं आज भी इस चीज को डिस्कस कर रहा था, और बहुत सारे टॉपर हमारे यहां से रहे, वो किसी भी एक बुक को कंप्लीट्स वन बुक। ये मिसिंग होता है जो नॉर्मल परफॉर्मर है। वो होता क्या है ना, वो खुद के फेवरेट चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेता है, आधी किताब करता है, आधी नहीं करता है। बोलता है मैंने एचसीवी करी थी, मैंने डीसी पांडे करी थी, मैंने वर्ड टू वर्ड करी थी, मैंने निचोड़ करी थी, मैंने जेई मेन के पीवाईक्यूज लगाए थे। पूरे लगाए थे क्या? नहीं, तो पूरा फिर सिलेक्शन नहीं होगा। एवरीथिंग मस्ट बी कवर्ड विद एक्सेप्शनल एंथुजियाज्म। देखो हमको ये पता है कि बच्चे का पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़वाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों से बात किया, निकल के यही आता है कि पढ़ने का मन नहीं है, इच्छा नहीं है। अब एक बुक जब तक आप पूरी नहीं करेंगे ना दोस्त, कोई सी भी एक बुक आपने मान लो फिक्स कर लिया कि मैं वर्ड टू वर्ड पूरी करूंगा, और वर्ड टू वर्ड बाद में मैं जेई और नीट के पीवाईक्यूज करूंगा। जेई के पीवाईक्यूज मेनली, जेई पीवाईक्यूज और नीट, क्योंकि जेई के इसलिए बोलता हूं बार बार, उसमें एडवांस के भी करने हैं भाई। केमिस्ट्री में तो एडवांस के पूरे करने हैं। फिजिक्स में आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा ओवर मैथमेटिकल हो गया, उसको आप छोड़ सकते हैं, बट एक किताब पूरी करो अगर आप इस रेंज में हो तो। मैंने फिक्स कर लिया कि मैं 2 क्वेश्चन रोज के करूंगा। भाई ये सिस्टम बनाओ, और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखो, राइट द सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। कौन माइका लाल तुम्हारा देखो इस दुनिया में तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ तुम करवाओगे, कोई टीचर, कोई बुक, कोई गाइडेंस प्रोग्राम कुछ नहीं करवा सकता, तुम करवाओगे। और तुम कैसे करवाओगे? जब तुम डिसिप्लिन रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, फोकस रहोगे, और हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करके लिखोगे कि आज मैं हर चैप्टर के 2 सवाल कर रहा हूं। जैसे ये कर सकते हो, एनी बुक, मान लो तुमने कोई किताब ले ली, एनी बुक है ना, 400+ वालों से बात कर रहा हूं, और मैं क्या करूंगा, कैसे मैं फुल सिलेबस टेस्ट क्रिएट कर सकता हूं और ज्यादा मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैंने आज ये किया कि बायो के उसमें से मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, और 5 क्वेश्चन का मतलब हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन। अगले दिन फिजिक्स के मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, 2 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, 3 क्वेश्चन। यही बेस्ट सीक्वेंस होता है। तो चैप्टर के हिसाब से ये तकरीबन 160 हो जाएंगे, 32 चैप्टर है। ये तकरीबन 60 हो जाएंगे, 30 चैप्टर है। इसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जोड़ लो तो 25 चैप्टर है, 75 क्वेश्चन इसके हो जाते हैं। ये मेरे को, और फिर डाउट पूछने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना डाउट पूछे कुछ नहीं होगा, सिर्फ सत्यानाश होगा। फिर मुझे पता होना चाहिए, देखो मैं रोज जब फुल सिलेबस करूंगा तो मेरे पास में एनालिसिस आना चाहिए कि भाई मैं किस चैप्टर में बार बार फंस रहा हूं, कहां मैं बार बार फंस रहा हूं, यहां मुझे डाउट सॉल्व करने की जरूरत है, यहां मुझसे नहीं हो पा रहा है। किताब बंद करो, एक दिन पूरा उस चैप्टर को दो,
ऑनलाइन लेक्चर देखो, क्योंकि जीएसबी में भी जो ऑनलाइन जीएसबी उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस तो आपको लेना मैंडेटरी है। अब की बार टीचिंग भी कर दी है, पहले टेस्टिंग मेंटरिंग डाउट सॉल्विंग था ऑनलाइन में, क्या टीचिंग भी कर दी है। फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर्स ने लेवल अप किया है, तो आपको भी साथ में क्लासेस तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आपके पास में पिछले सालों की क्लासेस का एक्सेस भी है, तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं फंस रहा हूं, तो आप चैप्टर जाके आराम से देख लो शांति से। ये करना बहुत जरूरी है कि आप कहां फंस रहे हो, व्हाट इज योर वीकनेस, क्योंकि कमजोरी ताकत नहीं बनेगी तो फिर बात नहीं बनेगी। अब मैं बुक का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बुक में इजी सवाल भी होते हैं, टफ भी होते हैं, लेकिन मुझे करने सारे हैं, तो मैं बायस नहीं हो रहा हूं। मैं बुक का क्यों बोला हूं, क्योंकि एवरी बुक इज ए मिक्स ऑफ इजी एंड टफ क्वेश्चंस। तो पेपर चाहे टफ आए, पेपर चाहे इजी आए, यू हैव एक्सेस। कई बार ऐसा होता है कोचिंग्स नीट के लेवल को देखते हो मॉड्यूल सिंपल कर दिए, ऐसा होता है ना कुछ कोचिंग में, यार ये तो आता ही नहीं, क्यों देना नीट के उसमें मॉड्यूल में, ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग्स में हो गया है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग फॉर ए बुक। समझो बात को। नीट में क्या हो गया था, आज के 3-4 साल में नीट के बच्चे कहां बुक सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, कुछ जो टॉप रैंक लाते हैं, आप तुम देख लो, जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक आ रहा है ना, उसने टीचर्स के अलावा कुछ चीजें सॉल्व करके दी है। फर्स्ट रैंक किसका आया, जिसने वो सवाल सॉल्व कर दिए होंगे जिसको कोचिंग्स में नहीं करवाए गए, 686 मार्क्स उसके, कुछ उसने एडिशनल एफर्ट किया, एडिशनल पढ़ाई की, तब आया। दैट इज वाई बुक सीक्वेंस। मेरे पास में ऑफलाइन में आना चाहते हो, अगले वीक से जयपुर में भी शुरू कर रहे हैं भाई। किसी को भी पार्शियल ड्रॉप लेना है या किसी को भी कंप्लीट ड्रॉप लेना है कि सर अब मुझे सेलेक्ट करवा दो कैसे भी करके, तो 300 दिन देने पड़ेंगे आपको, मेरे को रोज आना पड़ेगा, 12 घंटे बैठना पड़ेगा। अभी हमने उसका टाइम क्या कर रखा है, 8 से 6 किया हुआ है। 8 बजे आ जाओ जीएसबी ऑफलाइन वाले, 6 बजे चले जाओ, 10 घंटे हो गया। मोमेंटम जब सेट होगा तो बाकी बच्चा घर पे जाके हॉस्टल में जाके पढ़ रहा है। अजमेर में स्टार्ट हो गया है, जयपुर में नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा। 10-12 घंटे कंसिस्टेंट। भाई देखो सीटें हैं, पेपर टफ है, पेपर टफ है तो उसका मतलब ये थोड़ा कि कट ऑफ 600 ही गई, लोग बाग हुए ना सेलेक्ट, यार बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो अगर आपका एंथुजियाज्म हाई है तो बात बनेगी, नहीं है तो फिर कोई इट मेक्स नो सेंस। फिर अगर तुम पढ़ोगे, देखो प्रिपरेशन नीट की तैयारी नॉर्मली मैं ऐसा देखता हूं कि 1 से 2 साल मांगती है, 1 to 2 years। और मैंने रियलाइज किया कि बच्चा हेल्थ इश्यूज की वजह से तैयारी क्विट करता है। वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। बच्चे इसकी परवाह ही नहीं करते, कुछ नहीं कर पाओगे। पता है दुनिया में तुम्हारे सामने 100 इंपॉर्टेंट चीजें, और हेल्थ अगर चली गई तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा। तो अपनी हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज नॉट सिंपली हेल्थ, इट इज यू। ये तुम हो, ये तुम्हारा रिश्ता है तुम्हारे परिवार के साथ में, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, ये तुम्हारा रिश्ता है, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है, ये तुम्हारा सब कुछ है। दिस इज योर एवरीथिंग। तो भाई इसके ऊपर इन्वेस्ट करते रहना, और कोई रास्ता नहीं होगा। सिर्फ कुर्सी तोड़ते रहोगे, अदरक जैसे आलू जैसे हो जाओगे, मेंटली अनफिट हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तो आज लोगों को कहता हूं, मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूं कि दिमाग चलाने के लिए बादाम, अखरोट, शंखपुष्पी, अश्वगंधा की जरूरत नहीं है। दिमाग चलाने की जरूरत है पसीना बहाने की, स्वेटिंग। बेटा अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो ना तो सारे एंगल देखने पड़ेंगे। पसीना बहाओ, ये फिक्स। तुम पसीना बहा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, एक दिन मेरी बात मानो, और तुम ऐसे ऐसे सवाल सॉल्व कर दोगे जो तुमसे जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। नोट डाउन कर लेना इस चीज को एक बार। चाहे तुम किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, जेई के, नीट के, यूपीएससी के, एसएससी के, क्लैट के, मैट के, कैट के, किसी के भी, क्योंकि मेरे वीडियो तो सारे एस्पिरेंट्स देखते हैं। और मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, बहुत क्लियरली मैंने बोला कि ये मेरा लास्ट ईयर है। दिस इज माई लास्ट ईयर ऑफ टीचिंग। मैं इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। दिस इज माई लास्ट ईयर। और मेरा ये ड्रीम है कि मैं इस बार टॉप 100 में कम से कम 2 रैंक दे पाऊं, ये मेरा सपना है इस साल। इसके बाद एनएफ इज एनएफ। मैं हो सकता है मेंटरशिप के रोल में रहूं, मैं गाइडेंस के रोल में रहूं, लेकिन मैं टीचिंग के रोल में अब नहीं रहूंगा। बहुत पढ़ा लिया मैंने, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस साल मैं एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था उस साल से मैं
MBBS कॉलेज 8 से 2 होती थी हमारे, उसके बाद मैं पढ़ाता था 11वीं 12वीं के बच्चों को, फिर ड्रॉपर को एंड सो ऑन। तो पसीना बहाओ कैसे, क्या रास्ता है? या तो मैं रनिंग करने जाऊं, या वॉक करने जाऊं, या मैं स्टेयर्स करूं, सीढ़ियां चढ़ूं 20 मिनट, स्टेयर्स 20 मिनट। क्योंकि पसीना बहाने से क्या होगा, तुम अगर पसीना बहाओगे तो तुम्हारी स्लीप ठीक हो जाएगी, स्लीप बेटर होगी, स्लीप बेटर होगी, तुम्हारी डाइट भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम पानी भी पियोगे, हाइड्रेशन बेटर हो जाएगा। तुम जब एक्सरसाइज करते हो तो ब्रीदिंग डीप होती है, तो डीप ब्रीदिंग भी हो जाएगी, तो स्ट्रेस एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन वैसे ही नहीं होगा। तो ये तुम कुल मिला के सिद्ध हो जाते हो, SEDDDH। वो एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन है कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक चीज को अगर आप साध लेते हैं तो सब सद जाता है। जैसे पेड़ है, उसको पेड़ को बड़ा करना है तो पानी कहाँ दोगे, जड़ में कि पत्ती पे, या फूल पे, या फल पे, या कली पे, या पेड़ की छाल पे, डाल पे, कहाँ, जड़ में। एक है साधी सब सदे, सब साधे सब जाए। हाँ, तो तुम मूल में पानी दोगे तो सब ग्रो करेगी। मूल क्या है? मूल एक्सरसाइज है। इससे तुम्हारा मेमोरी बेटर होगा, मेमोरी बेटर होगा बेटा, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता आजकल सिलेक्शन, कंसंट्रेशन बेटर होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहतर। आपने देखा होगा कि नीट 2025 इट वाज बियॉन्ड द नॉलेज। नीट 2025 में स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैं अब क्या देख रहा हूं, गर्ल्स का नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम है, वॉज मच मच मोर वैल्यूएबल देन द इंटेलिजेंस। तुम्हारी नर्व्स का तुम्हारे ऊपर कितना कंट्रोल रहा, उससे सिलेक्शन हुआ, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। और फिर मुझे कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन सीढ़ियां चढ़ लिए बस हो गया काम, एक दिन सीढ़ियां चढ़ लिए हो गया काम, 2 दिन एक्सरसाइज कर लिए, एक दिन पेपर कर लिए हो गया काम। सदन मिलो था, मिलो एक बहुत बड़ा पहलवान था साउथ इटली में, है ना, साउथ इटली में एक क्रोटोन नाम का शहर था, मिलो हुआ, मिलो से मिलो। ही वॉज यूनिक एग्जाम्पल। ये दुनिया में सबसे भारी एग्जाम्पल है किसका? कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी का भारी एग्जाम्पल है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब समझाता हूं मैं क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं। मिलो, मिलो से मिलो, ये इसकी कहानी है। ये रहा मिलो, ये सांड को उठाए हुए। पता है मिलो की एक खासियत रही है कि मिलो 6 टाइम ही वॉज ओलंपिक चैंपियन। ही वॉज 6 टाइम ओलंपिक चैंपियन, 6 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन। और 32 टाइटल इसने अपनी जिंदगी में टोटल जीते थे, 32 टाइटल्स। क्या किया इसने? इसके घर में एक पाड़ा हुआ, भैंसे का बच्चा हुआ, उसको रोज उठाता था जब ये छोटा था तब से, पहले एक हाथ में, फिर 2 हाथ से, फिर पूरा कंधे पर, और रोज ये काम करता था। कितने साल तक? अप टू 4 इयर्स। इसका गुरु था पाइथागोरस। पाइथागोरस वॉज हिज गुरु, जिसने पाइथागोरस इक्वेशन दी। तो अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, जैसे मान लो तुम लोग ये वीडियो देखने आए, इस वीडियो में तुमने काम किया, देखा, निकल लिए, लोग बाग मतलब 20 मिनट कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते और बातें करते हैं हमें टॉपर बनना है, हमें को रैंक बनना है, बस रील्स में फोकस है, रील 10 घंटे चला लेंगे, काम की बात उनको 1 घंटा बोल दो, नहीं 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 ये हमारी बस की बात नहीं, खत्म है खेल। तो हमको ये जान लेना है कि उसने धीरे धीरे वजन बढ़ाया। अब मैं धीरे धीरे वजन कैसे बढ़ाऊं? कि मान लो मैं पहले बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन से शुरू हुआ, फिर मैं 10 करने लगा हर चैप्टर के, फिजिक्स में पहले 2 करता था, 4 करने लगा, केमिस्ट्री के 3 करता था, 6 करने लगा, या मैंने एक बढ़ाया, पहले 5 था फिर 6 किया, फिर 6 था फिर 7 किया, फिजिक्स में पहले 2 था फिर 3 किया, फिर 3 का 4 किया, वो चलता गया। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है, ये डिफाइन करता है। इसके बिना नहीं हो पाएगा। चाहे आप ऑफलाइन एनरोल होना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन होना चाहते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप भी करिएगा, कॉल मत करिएगा इस पर प्लीज, बहुत ओवरलोडेड नंबर रहता है ऑलरेडी। 72300855। इवन मैंने भी आजकल मेरा नंबर देना शुरू कर दिया है, इट इज 72300855
0049 बट इस पे कोई आपको बहुत ही सीवियर इश्यू तभी मैसेज करिएगा, वरना बहुत कम चांसेस है कि मैं आपको रिवर्ट करूं, है ना। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो भाई ये चीज़ है। अब मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि मैंने ये बोला अब मैथ्स की तो ये चीज़ करनी नहीं है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री करनी है। रैंकर जो होता है ना, रैंकर जिसका रैंक आता है, समझना ध्यान से, तुम किसी भी एक नॉर्मल बच्चे से पूछ लो, नीट एस्पिरेंट से, और उसको पूछ लो तू पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा है, वो कहेगा बायो। बेटा बायो जो है ना वो नर्स को और डॉक्टर को बराबर आती है, डॉक्टर को फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा आती है। बायो से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, और बायो से जो एक्टिवेट होते हैं ना न्यूरल नेटवर्क्स, वो शॉर्ट टर्मल मेमोरी वाले होते हैं, इससे आपकी शॉर्ट टर्मल मेमोरी डेवलप होती है। और ये आप बायो कितना भी पढ़ लो फिर अगले हफ्ते भूल जाओगे, फिर अगले हफ्ते भूल जाओगे, फिर अगले हफ्ते भूल जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री से ही लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क डेवलप होते हैं, लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क। इसलिए मैं बार बार फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब आपका रेशियो ये होना चाहिए, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 3:2:1, फिजिक्स को 3 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, बायो को 1 घंटा। आप ये टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपकी बायो अपने आप इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली। बायो को इंप्रूव करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करना पड़ता है, बायो पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं होती, सिंपल है। अगर आप ये चीजें नहीं जानोगे, और मेरे को जान लेना है क्या कि मैं जब एफर्ट डालूंगा, कई लोगों को लगता है ये रहा ग्राफ, यहां तो रहे मेरा आउटपुट, या यहां मैं बोल देता हूं ये तो रहे मेरे एफर्ट, यहां से एफर्ट डालूंगा, यहां से आलू डालूंगा, वहां से सोना निकलेगा, ये आ गया आउटपुट, आलू डालो सोना निकालो। ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, ये रॉन्ग ग्राफ। कई लोगों को ऐसा लगता है, आपके कई टीचर्स भी ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि एफर्ट डालो और आउटपुट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता लाइफ में, प्रोसेस टेक्स टाइम। कर्व ऐसा आएगा, पहले लीप आएगा कि आप बढ़ोगे, फिर स्टेशनरी, फिर डिप आएगा, फिर लीप, फिर स्टेशनरी, फिर डिप, फिर लीप, फिर स्टेशनरी, फिर डिप। ये इस तरीके से ग्रोथ आती। लोगों को कुछ सीखना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, वो बस हवा में सारे काम करना चाहते। तो मुझे ये गोल सेट करना पड़ेगा कि भाई मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूं, रोज एफर्ट लगाऊं, और मैं टारगेट करूं कि मैं कम से कम 1500 घंटे पढ़ पाऊं। 1500 घंटे मेरा टारगेट होना चाहिए। मैं 60+ पेन खत्म कर पाऊं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा ध्यान दूं बजाय कि बायो के। मेरा फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे रहे, ना कि बायो पे रहे। बिना उसके परिणाम नहीं आएगा दोस्त। लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन जो है ना, वो होता है फिजिक्स से, वो होता है केमिस्ट्री से। अब जेई वाले बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए, जो जिसका मैथ्स और फिजिक्स शानदार था उसने फोड़ दिया रैंक। केमिस्ट्री से नहीं होता, इधर बायो से नहीं होता। तो तुमको टॉप रैंक चाहिए तो बायो से। बायो पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, अब की बार जब 500 नंबर के आसपास कट ऑफ है तो बायो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायो सीखोगे तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में इन्वेस्ट करके, ये समझ लो मेरी बात। ये डॉक्टर को डॉक्टर, तो डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर को डॉक्टर यही बनाता है। फोकस उसी पे रखना पड़ेगा। देखो ऐसा होता है ना, मैं हर बार एक माइंडसेट की बात करता हूं। एक लॉइन का माइंडसेट होता है, कुत्ते का माइंडसेट होता है। ये बहुत डेंजरस माइंडसेट है। कुत्ता बहुत कंफ्यूज रहता है। हाँ, जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने कुत्ता है, तुम यहां पर हो, तुमने इसको मीट का टुकड़ा यहाँ फेंका, कोई सा ही भागेगा खा लेगा। फिर तुम यहाँ हो, तुम्हारे हाथ में और मीट के टुकड़े यहाँ फेंको, ये यहाँ भागेगा खा लेगा। तुमने मान लो पीछे फेंक दिया, पीछे भाग जाएगा खा लेगा। तुमने यहाँ फेंक दिया, यहाँ भाग जाएगा खा लेगा। तुमने यहाँ फेंका है, यहाँ भाग जाएगा खा लेगा। लेकिन अगर शेर है तो शेर को तुम अगर मीट का टुकड़ा फेंकोगे, ये शेर है मान लो, ये तुम हो, तुमने मीट का टुकड़ा यहाँ फेंका, तो शेर तुमको ही देखता रहेगा। कहने का मतलब ये है, जब इजी चीज मिले तब भी टफ पे ध्यान दो। ये कहेगा कि भाई तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। तुमसे फिजिक्स केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तुम हाथों हाथ किताब को बंद करते हो, बायो के एनसीईआरटी खोल लेते हो। कहां से सिलेक्शन होगा दोस्त, कहां से? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और खेल खत्म हो जाएगा। तो ये मुझे जान लेना है कि मुझे लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेट करने हैं, जो टफ सब्जेक्ट से, जो न्यूमेरिकल को ठीक करने से, जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से आता है। और फिर मुझे कंटेंट को समराइज करना है। मेरे पास में देखो, जब मैं फुल सिलेबस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं,
क्योंकि ये जीएसबी की है, ये बाद में 400 प्लस जो बच्चे स्कोर कर चुके हैं उनसे कर रहा हूँ। वो लोग अभी क्विट कर देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर वो नॉर्मल जाके क्लास में बैठ जाएंगे। होता क्या है ना, देखो एक हाई स्कोरर बच्चा क्या गलती करता है, देखो बहुत तगड़ी बात बताता हूँ। मान लो तुम्हारे पास में, समझना एक बार इस कॉन्सेप्ट को, जिंदगी बदल देगा। ये एक पानी की बाल्टी है और इसमें यहां पर छेद हो रखा है, तुम यहां से पानी डाल रहे हो, इसमें यहां से आ रहा है पानी। तो मेरा सवाल ये है, चाहे तुम इसमें प्रशांत महासागर का पूरा पानी डाल दो, अटलांटिक महासागर का पूरा पानी डाल दो, हिंद महासागर का पूरा पानी डाल दो, बड़ी से बड़ी झील का पूरा पानी डाल दो, क्या बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। तुम्हारे 400 नंबर आए, तुम्हारे 450 नंबर आए, होता क्या है, जैसे ही तुमने, ध्यान से सुनना इस चीज को, जैसे ही तुमने तैयारी छोड़ी, ये तुम्हारा कंटेंट रिसना शुरू हो गया, तुम भूलना शुरू हो गए। अब तुम ट्राई कर लो ना, तुम्हारे मान लो अगर 450 प्लस नंबर, क्योंकि इस बैच में बहुत सारे बच्चे 500 नंबर वाले भी हैं, तुम फिजिक्स के सारे फॉर्मूला लिख के बताओ, तुम्हें याद ही नहीं आएगा, तुम कंटेंट भूल चुके हो। लेकिन फिर तुम नॉर्मल क्लासरूम में जाके बैठ जाते हो, जहां पर लिखा जा रहा है बेसिक मैथमेटिक्स, जहां लिखा रहा है, जहां लिखा जा रहा है 1D, जहां लिखा जा रहा है लिविंग वर्ल्ड, जहां लिखा जा रहा है ये सब। फिर तुम जो पुराना कंटेंट तुम्हारा पढ़ा वो तुम भूले जा रहे हो, भूले जा रहे हो, भूले जा रहे हो, वो रिवाइज हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, वापस सीक्वेंस से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, दिवाली के बाद मोमेंटम ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, वापस सिलेबस नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, तैयारी उतनी रही, उतनी रही, उतनी रही, वीक वीक रह गए, वीक रह गए, वीक रह गए, स्ट्रॉन्ग अभी स्ट्रॉन्ग रहे, वीक वीक रह गए, कैसे सिलेक्शन हो? तो कंटेंट रिसने से रोकने का तरीका क्या है, ये मैं कैसे छेद को बंद करूं? तो छेद को बंद करने के लिए मुझे फुल सिलेबस देखना पड़ेगा, मुझे इनिशियली से फुल सिलेबस करना पड़ेगा। और फुल सिलेबस सिर्फ टेस्ट नहीं, सिर्फ टेस्ट नहीं, कंप्लीट बुक, कंप्लीट बुक। दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ वही परिणाम आएगा। अगर तुम्हारे प्रयास और तुम्हारे परिणाम वही वही हैं, मान लो मैंने प्रयास किया और मैं जिंदगी में फेल हो गया, और अब की बारहवीं में सेम प्रयास कर रहा हूं, सेम एफर्ट, कंपटीशन तो बढ़ रहा है, 12वीं का बच्चा नया आ रहा है जो ब्रिलियंट है, तो आउटपुट भी सेम आएगा, फिर फेल हो जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो आउटपुट विल बी सेम, इट विल मेक नो डिफरेंस। ठीक है, तो भाई ये हमको जान लेना है, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी है। ये शेड्यूल है, ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा, इसको आप देख लोगे, ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा। फिर जीएसबी के कुछ वेरिएशंस है, जीएसबी का बेसिक आता है, जीएसबी का प्रो आता है, जीएसबी का ऑफलाइन वर्जन है, और डिफरेंट डिफरेंट इसकी फीस है, ये आप देख सकते हो। उसके लिए नीट कागज आपको डाउनलोड कर लो, ये ऑफलाइन की फीस मेंशन है यहाँ पर। विश्वास 2.0 शुरू हो रहा है कल से, ये बिलो 400 वाले बच्चों के लिए, जिनका स्कोर 400 से नीचे। ठीक है, तो ये डाउनलोड द नीट कागज ऐप का ऑप्शन है। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है। आप कमेंट में अपना जो भी आपका सवाल है वो बता दें। आज मैं खुद इवन, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मैं संडे को क्रिकेट मैच खेलने गया, मैंने वहाँ सेंचुरी मारी, मेरे को बहुत भयंकर पसीना है, फिर मैंने पानी वानी पी लिया, ठंडा पानी, तबीयत खराब हो गई, बट आई एम फाइन, मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो कमेंट्स में आप जरूर से बता दें एक बार कि आपके क्या क्या सवाल हैं। वैसे तो आप सब लोग मेरे से कनेक्टेड हैं पर्सनली, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो भी होगा इसके अलावा सारी बातें मैं आपको ग्रुप में बताता रहूंगा, बाकी सारे टीचर्स वहां पर रहेंगे, वो भी आपको बताते रहेंगे। ठीक है, सीटीसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑनलाइन में, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट लेंगे, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट हर संडे को होगा। ऑफलाइन में मैंने आपको बता दिया, हम बुक टू बुक जा रहे हैं, बुक सॉल्व करवा रहे हैं। क्या उसका शेड्यूल है, 5 क्वेश्चन बायो के, 3 केमिस्ट्री के, फिजिक्स के 2, फिर ये रिपीट होता जा रहा है ना। जब ये बुक्स हो जाएगी खत्म वर्ड टू वर्ड, उसके बाद में जेईई मेन के क्वेश्चन करवाने, जेईई मेन के पूरे सवाल करवाने, और इस तरीके से सिक्वेंस वाइज चलते जाना। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई है। आई होप इसका स्क्रीनशॉट मत लेना भाई, ये सब घटिया चीज है, लिखा करो और इसको चिपका लो अपने टेबल के सामने, तभी परिणाम आएगा, ऐसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एक नंबर दे देता हूं, इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आए तो 7230000855, ये व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप। जीएसबी के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है, आपकी क्वेरी है, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी।
और सिंपली नीट का जेब का डाउनलोड कर लो। मेरा फिक्स गोल है कि मुझे इस बार जीएसपी बैच के थ्रू टॉप 100 में 2 रैंक देने। ये मेरा लास्ट ईयर है टीचिंग का, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैं अपनी पूरी बुद्धि इसमें लगा रहा हूँ, पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जितना हो सके सब कुछ कर रहा हूँ। आई होप आप भी इसमें पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ, जो भी विशेष सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।